बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के अध्याय को पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। इसके अंतर्गत हमने संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका। संसद को व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के शामिल होते हैं। तो पहले तो हम राष्ट्रपति के पद और उसके महत्व को समझ लें। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक महत्व का पद होता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। पूरे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी की जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में हम पढ़ेंगे एक चार्ट के माध्यम से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। पहले हम देखते हैं न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है, अर्थात 25 वर्ष की आयु या से ऊपर की आयु के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर खड़े होने का अधिकार है। दूसरा है निर्वाचन एवं नियुक्ति की पद्धति। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे अनुपातिक पद्धति या एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणी मत पद्धति, जिसे हम अनुपातिक पद्धति कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है और संसद के सदस्य उसके निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए लोकसभा के बहुमत दल का सदस्य होना चाहिए और जनता के द्वारा इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर है शैक्षणिक योग्यता। राष्ट्रपति के शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं है। उपराष्ट्रपति के भी शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं है। प्रधानमंत्री की भी शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं है। अन्य योग्यता, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो। फिर है शपथ। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। फिर है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, या लोकसभा की समाप्ति या लोकसभा के विश्वास होने तक वो अपने पद पर बना रहता है। अब है पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के अगर 2/3 सदस्य उसके विरोध में मतदान करते हैं तो उस पर दोष सिद्ध हो जाता है और उसे पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है और अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर उनकी तुलना की गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक महत्व का पद क्यों होता है। राष्ट्रपति के नाम से पूरे देश पर शासन चलाया जाता है। राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों का प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है और पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियों में पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी और CNG। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
ये तो हो गए राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। दूसरा है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों का प्रधान होता है। राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध और शांति की घोषणा की जाती है। तीसरा है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी अपराधी को सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुना दी है तो वह राष्ट्रपति के समक्ष अपील कर सकता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का भी अधिकार प्राप्त है। फिर है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति दोनों सदनों के अधिवेशनों की बैठक बुलाता है और उनके समाप्ति की घोषणा करता है। संसद की योग्यता का निर्धारण आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के लिए कानून को स्वीकृति देने की शक्ति रखता है। अध्यादेश अर्थात उसे तुरंत में कोई नया आदेश जारी करना है तो राष्ट्रपति उसे जारी कर सकता है। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति वित्त विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति प्रदान करता है। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अब है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जिसे संकटकालीन शक्ति भी कहते हैं। राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में अपनी आपातकालीन या संकटकालीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। पहला है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण से उत्पन्न संकट। जब युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाए या कोई बाह्य आक्रमण की स्थिति निर्मित हो जाए तो राष्ट्रपति संकटकालीन शक्ति का प्रयोग करता है। इसी तरह से देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अर्थात देश की वित्त व्यवस्था संविधान के अनुरूप ना चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करता है। यदि किसी राज्य में संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था नहीं चल पा रही है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं महान्यायवादी कौन है। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी जो सरकार को कानूनी सलाह देता है उसे महान्यायवादी कहते हैं। सीएजी को नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है, जो समस्त देश की समस्त वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है और कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान की उचित अनुचित की स्थिति को तय करता है। तो ये हो गया आज इतना ही बच्चों, बाकी कल पढ़ेंगे। आप लोग लिख लीजिए राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को बताइए। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को बताइए। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अपने संकटकालीन शक्ति का प्रयोग करता है।